बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। खुदा करे आप लोग बखैर आफियत रहें। यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त आप मेरा देख रहे हैं। कल रात से एक तो ईरान के हवाले से बहुत ज़्यादा हॉट किस्म की न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान के अंदर। एक तो ईरान का जो मामला है उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में, मगर तहरीक इंसाफ के मलंग के हवाले से भी खास तौर पर जिक्र करेंगे कि तहरीक इंसाफ का एक मलंग जो जगह जगह जा रहा था वो मलंग नाराज हो गया या शायद नाराज कर दिया गया। उसके हवाले से बड़ा हुक्म आ गया और इस हुक्म की वजह क्या है ये भी आज के इस व्लॉग में आप लोगों के सामने रखेंगे। और सबसे अहम चीज जिस चीज से मैं अपना व्लॉग शुरू करूंगी वो ये है कि कप्तान की गुड्डी चढ़ गई है। एक ये जो तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा दिया जाएगा, मुख्तलिफ पैंतरे अपनाए जा रहे थे, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए, धरे के धरे रह गए हैं। जो कप्तान की गुड्डी है वो चढ़ा दी है नौजवानों ने। इसकी तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जब भी व्लॉग आपको पसंद आए तो उसको लाइक और कमेंट किया करें। इससे ये है कि मेरा व्लॉग आप लोगों तक हर बार आता भी रहेगा और हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि अपने यूट्यूब चैनल को हम मजीद ग्रो कर सकें। सबसे पहले जो कप्तान की गुड्डी है, इस वक्त इमरान खान साहब की जो तस्वीरें हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और इत्तलात है कि बैनर्स के ऊपर भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। जो उनके उम्मीदवार हैं, जो गालिब इम्कान है कि जो जाहिर सी बात है कि पीटीआई से बल्ला छिन गया तो आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो लोग जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान साहब की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इमरान खान साहब के पोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि उनको पीटीआई से अलग करके देखा और बताया जा रहा है। मगर नौजवान है उनको किस तरह से रोका जा सकता है। और आज का जो नौजवान है वो टेक्नोलॉजी में भी आगे है, वो सोच में भी आगे है, वो शऊर में भी आगे है। और नौजवान है उनको पता है कि इमरान खान जो है वो जेल में बैठा है, मगर हमने उसको जिंदा कैसे रखना है, उसकी गुड्डी कैसे चढ़ानी है हमने, और पीटीआई को हमने किस तरह से कामयाब करना है। वो जो कहते हैं कि पीटीआई को दफन कर देना है जमीन में, और कुछ लोगों का तो ख्याल है कि शायद पीटीआई को उन्होंने दफन कर दिया है। तो इस तासुर को जाहिल करने के लिए जो है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, जिसके बारे में इमरान खान खुद कहते हैं ये लड़के बहुत आगे जाएंगे, ये जितना जबरदस्त काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया टीम तो काम कर रही है मगर जो नौजवान है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। हुआ कुछ हुआ है कि चूंकि इमरान खान साहब की तस्वीरों और बैनर्स के ऊपर पाबंदी है तो एक नई स्ट्रैटेजी बना ली गई है। जो नौजवान है उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से ऐसी गुड्डियां बना ली हैं जिसको पतंग कहा जाता है, और हमारे यहाँ तो पंजाबी में उसको गुड्डी कहा जाता है कि गुड्डी चढ़ा रहे हैं वो। तो नौजवान जो है वो गुड्डी चढ़ाने लग गए हैं। बहुत बड़े बड़े साइज के पतंग हैं जो बनवाए जा रहे हैं और उन पतंगों पे 8 फरवरी 2024 भी लिखवाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें उसके ऊपर लगवाई जा रही हैं, छपवाई जा रही हैं, और उनका नारा जो है कि जी जुल्म का बदला वोट से, उसको बाकायदा तौर पे छपवाया जा रहा है। और वो गुड्डियां जो हैं वो नौजवान चढ़ाना शुरू हो गए हैं। अब वो गुड्डियां जहां जहां जाएंगी वो बोकाटा हो भी जाएगा तो भी वो जो गुड्डियां हैं जिस घर के अंदर गिरेंगी, आसमान पे जब तक उड़ती भी नजर आएंगी तो इमरान खान साहब को नजर आएंगे। और सारे लोग देखेंगे, चाहे वो पीटीआई के लोग हों या मुखालिफिन हो, इमरान खान साहब की तस्वीर उनको नजर आएगी। और ये एक बड़ा जबरदस्त प्लान है नौजवानों का। बाकी दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया टीम इमरान खान साहब की कोई कितना भी कुछ कहे टेक्नोलॉजी को लेके, या पाकिस्तान में जिस सियासी जमात ने टेक्नोलॉजी का मैं कहूँ कि बड़ा दुरुस्त और बड़ा जबरदस्त बाकमाल तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमारे सामने पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला वर्चुअल जलसा भी मौजूद है। हमारे सामने जो उनकी ऑनलाइन सारी जितनी भी मुहिम्मात हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, और पीटीआई जो जो काम करती रही वो सारे का सारा हमारे सामने मौजूद है। तो वो बड़ा जबरदस्त तरीके से उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम जो है उसको हैंडल कर रही थी, और अभी जो है वो टेक्नोलॉजी का और भी इस्तेमाल करेंगे। एक ये जो कहा जा रहा है कि जी वो डंडा चल गया, और डंडा चलने के बाद शायद पीटीआई के जो नौजवान है उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जब डंडा चलेगा तो इसका जो सबसे ज्यादा एक नुकसान होगा, या सबसे ज्यादा डंडा जिसके खिलाफ चलेगा वो पीटीआई की टीम है, सोशल मीडिया टीम है, पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के वोटर्स हैं। तो ये डंडा उनके खिलाफ चलेगा। इस डंडे की भी अलग से कहानी मैं आप लोगों के सामने बड़ी तफसील के साथ बयान करूंगी। मगर जो पीटीआई के कैंडिडेट्स को बड़े मज़ीका खेज किस्म के वो दिए गए थे निशानात, उन निशानों को भी लेके पीटीआई वालों ने जो अपनी कैंपेन शुरू की हुई है वो बड़ी जबरदस्त है। एक तो ये मैंने आपको पतंग का बता दिया कि गुड्डियां चढ़ गई हैं इमरान खान साहब के नाम की, और दूसरा ये है कि अभी मैं सदीक जान जो हैं बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, व्लॉगिंग करते हैं, मैं उनका अभी देख रही थी तो उन्होंने किसी ड्रामे का क्लिप बड़ा अच्छा शेयर किया हुआ था कि जी कोई जैन साहब हैं,
انہوں نے ڈرامے کا ایک وہ کلپ نکال کے اپنی سوشل میڈیا کیمپین کے لیے استعمال کر لیا ہوا ہے. اچھا بینگن جس کینڈیڈیٹ کو ملا پی ٹی آئی کے، اب وہ بینگن کے اوپر بڑی دلچسپ سٹوری بن گئی ہوئی ہے. وہ ایک کوئی یوٹیوبرز ہیں، بہت اولڈ ایج گروپ ہے وہ سارا آدمیوں کا، وہ مختلف قسم کی سبزیاں بناتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، کھانے شانے بناتے ہیں. تو وہ ان کا جو بینگن کی سٹوری تھی، وہ کوئی تقریباً انہوں نے 7-8 کلو بینگن اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ بڑی زبردست مرچیاں لگا کے تو اس کے اوپر سبزی پوری بن رہی ہے. تو یہ وہ بینگن والے جو امیدوار تھے انہوں نے اپنا بینگن لے لیا ہے. کوئی بینگن بنا کے اس کو ٹینک بنا کے تو بڑے زبردست قسم کے میمز بنا رہا ہے، کوئی جوتے کے اوپر میمز بنا رہا ہے، کوئی چمٹے کے اوپر میمز بنا رہا ہے. تو پی ٹی آئی کو ہرانا میں اس لیے کہتی ہوں کہ ناممکن ہے. آپ ان کے دماغوں کا، ان کی سوچ کا جو ہے وہ آپ ادراک نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ جس طرح سے ہنٹس دے رہی ہے تمام امیدواروں کو کہ آپ ان بینگنوں، جوتوں اور چمٹوں کے ساتھ بھی الیکشن کے اندر زبردست طریقے سے ووٹر اپنا اکٹھا کر لیں گے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو ہرانا ناممکن ہے. آپ اس کے لیے کوئی بھی پینترا اپنائیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. آپ میمز کو نہیں روک سکتے، آپ یہ جو ویڈیوز بنا بنا کے اپنے لیے استعمال ہو رہے ہیں آپ ان کو نہیں روک سکتے. تو پی ٹی آئی کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ایک جے آئی ٹی بن گئی ہے، اور جے آئی ٹی اس لیے کیونکہ جو ججز کی کردار کشی ہو رہی تھی یا عدلیہ پہ جو تنقید ہو رہی تھی اس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ جی ڈنڈا چلایا جائے گا. اب وہ ڈنڈا جو چلایا جائے گا اس میں آئی بی کے لوگ شامل ہیں، آئی ایس آئی کے لوگ شامل ہیں اس کے اندر، اس میں اسلام آباد ڈی آئی جی شامل ہیں. یہ سارے کچھ محکمے مل جلا کے تو 6 بندوں کے اوپر مشتمل 6 محکموں کے اوپر کر دی ہے. اب یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ ڈنڈا چلائے گی. ڈنڈا چلے گا ان لوگوں کے خلاف جو ججز پہ تنقید کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ پہ تنقید کر رہے ہیں، یا جو فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں، یا سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی کردار کشی ہو رہی ہے. کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن تو کبھی نہیں ہونی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے بھی یہ غلط ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں نہیں کہ ہم ایسی صورتحال کی طرف بڑھیں. مگر یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ابھی بھی زندہ و تابندہ مثالیں ہمارے سامنے آج بھی زمینی حقائق موجود ہیں، جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنی سوچ کا ذرا سا بھی زاویہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کو پی ٹی آئی کا سپورٹر یا پی ٹی آئی کا ورکر یا پی ٹی آئی کا ووٹر سمجھ کے اٹھایا جا رہا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، جو ججز فیصلہ دیتے ہیں وہ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، اور اس ججمنٹ کے اوپر لوگ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. ہاں اس میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اس میں گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. آپ فیصلے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، اور تنقید کرنا یا اس کی تعریف کرنا یہ پبلک کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر نہ بھی ہوئے، یا عمران خان صاحب کے جو ناقد بھی ہیں وہ بھی جو بلہ لیا ہے پی ٹی آئی سے اس کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں. ہوا کچھ ہوا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا غلط فیصلہ دیا ہے، درست فیصلہ نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی درست فیصلہ نہیں ہے اور قانونی لحاظ سے بھی درست فیصلہ نہیں ہے، وہ لوگ بھی اب اٹھائے جائیں گے اور ڈنڈا ان کے خلاف بھی چلے گا. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کام شخص یا پاکستان کے کام شہری جو ہے وہ اپنی صرف سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، یا وہ اپنی سوچ بیان کر رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہا ہے. ہمارے سامنے جو زندہ مثال ہے وہ صنم جاوید کی ہے کہ صنم جاوید کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو اس وقت تک وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں تھی. وہ صرف عمران خان صاحب کے جو نظریات تھے یا عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا پوری ہماری جنریشن کے لیے، جو پبلک کے لیے تھا، وہ اس سے متاثر تھے. اور اس متاثر ہونے کا جو انہیں نقصان ہوا یا جو انہوں نے ایک قیمت چکائی ہے وہ انہوں نے اسیری کی صورت میں چکائی ہے، اور وہ کئی مہینوں سے جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اور اسی طرح بہت سارے عام لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. یا تو اس کو اسپیسیفک کر دیا جائے، اگر ڈنڈا چلانا ہی ہے تو پھر بلا تفریق غیر سبھی کے خلاف یہ ڈنڈا چلنا چاہیے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اور بڑے سینئر سیاستدان بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اور ججز کے جو کنڈکٹ ہیں اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو پی ٹی آئی کا ملنگ ہے، پی ٹی آئی کا ملنگ ناراض ہو گیا. یہ ملنگ ہر جگہ اپنا چمٹا بجا رہا تھا، اور یہ ملنگ ہے مروت صاحب، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں کسی ملنگ کی طرح چمٹا بجا رہے تھے، اور اس چمٹے کی گونج میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی
मरवत साहब के पीछे पीछे थी और उनको सपोर्ट भी कर रही थी और उनको वेलकम भी कर रही थी। और इसके बाकायदा नज़ारे हमने ना सिर्फ पंजाब में देखे, केपी में देखा, समंदर उमट आया, कराची में उन्होंने वोटर सारा बाहर पीटीआई का निकाल लिया और बता दिया लोगों को कि पीटीआई की भी जो है वो पॉपुलैरिटी अभी बाकी है और यहाँ पर उनका वोटर मौजूद है। इख्तलाफात हो गए, मलंग जो है वो पीटीआई का नाराज हो गया। अब ये जो मलंग साहब हैं, इन्होंने फैसला कर लिया कि वो पार्टी भी छोड़ देंगे और कैंपेन भी खत्म कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इस सूरत हाल से बैरिस्टर गौहर साहब ने पूरा आगाह किया, तो इमरान खान साहब ने एक मैसेज कन्वे करवाया और मरवत साहब से कहा कि आपने किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, फौरी तौर पे वाइंड अप करें चीजें वहां से और फौरी तौर पे आप वापस इस्लामाबाद आ जाएं। और जब तक आपको अगला नोटिफिकेशन नहीं मिलता या जब तक आपको अगला हुक्म नहीं मिलता इस मलंग को, इमरान खान साहब का, तो तब तक ये मलंग अपना चिमटा नहीं बजाएगा। अब मरवत साहब तो वापस आ रहे हैं, मगर एक तरफ ये पार्टी का फैसला है और जिसे मरवत साहब ने, बड़ी अच्छी बात है, मिनवान कबूल कर लिया है कि ये इमरान खान साहब का फैसला है, मगर दूसरी तरफ इसके एक दूसरी तस्वीर भी है। दूसरी तस्वीर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मरवत साहब को कहते हैं ना, चढ़ जा सूली राम भली करेगा। तो बड़े ऐसे लोग जो कि मरवत साहब के साथ मुखलिस नहीं है, पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, उसमें पार्टी के अंदर भी लोग शामिल हैं और उसमें कुछ सहाफ़ी बरादरी भी शामिल है, उसमें कुछ मरवत साहब के करीबी लोग भी शामिल हैं, जो ये मरवत साहब को पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, सूली पे चढ़ा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, आपको किसी से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कन्वेंशन भी अपने जारी रखें, आप बंदे भी बाहर निकालें, पीटीआई के निकालें, ये सारे काम आप कर सकते हैं, आप बड़े पॉपुलर हैं, आपको इन लोगों के हुक्मों में आने की ज़रूरत नहीं है। और मरवत साहब जो हैं, वो हमें पता है कि मलंग के दिमाग में एक दफ़ा बात फिक्स हो जाए तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हुक्म इस मलंग को सरकार का है, जिनको ये अपनी सरकार मानते हैं, इमरान खान साहब का हुक्म है। अब देखते हैं कि मरवत साहब इस हुक्म के ताबे आते हैं कि नहीं आते, मगर बड़े लोग हैं जो मरवत साहब को इस वक्त जो है वो पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं और फिर मरवत साहब के लिए उतरना नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ ये सारे वो लोग हैं जो पार्टी को बिखेरना चाहते हैं, जिसमें अंदर बाहर के लोग शामिल हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब और पूरी पार्टी, खासतौर पे गौहर साहब भी कायम मकाम चेयरमैन है, जो मरवत साहब से कह रहे हैं कि हथौला रखो तो तुसी वापस आ जाओ। अब मरवत साहब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अगला हुक्म उन्हें इमरान खान साहब का कब होता है, लेकिन गालिब इम्कान है कि वो इमरान खान साहब से एक डिटेल मीटिंग करेंगे और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पहले भी चीज़ें कुछ क्लियर होने की कोशिश की गई थी, मगर वो उस तरह से नहीं हो सकी। उम्मीद है कि अब ये चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं सबसे आम एक और मामला, वो है ईरान का मामला। कल रात से पूरे पाकिस्तान के अंदर यह हबड़-दबड़ मची हुई है कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें अमूमी तौर पे दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते होते हैं। अब ये है ताज़ा अपडेट कि ईरान ने बलूचिस्तान के अंदर जो दाइश के ठिकाने थे उनको अटैक किया है, क्योंकि ईरान समझता है कि उनके मुल्क के अंदर जो मामला गड़बड़ हो रहे हैं वो दाइश के जरिए से हो रहे हैं, और पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ईरान ने पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर जो है वो अटैक किया है। अब इस अटैक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया कि उन्होंने उनका सफ़ीर वापस भेजने का ऐलान कर दिया, अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है, सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे ईरान से ख़त्म कर दिए। क्या ये करना सिर्फ काफ़ी है? हम एक ऐसा मुल्क हैं जो खुद मुख्तार हैं, और कोई भी आता है, वो कहता है ना, कोई भी आता है और चपेड़ मार के आपको चला जाता है, आप मुँह ही देखते रहते हो, आप सिर्फ एहतजाज करते हो। लेकिन क्या वक्त इस चीज़ का गमाज है? क्या हमें सिर्फ यही करना चाहिए? क्या क्या हमें चपेड़ का जवाब सिर्फ अपने तेवर दिखा के देना होगा, या हमें कुछ बेहतरीन और ठोस बुनियादों के ऊपर इकदामात करने की ज़रूरत होगी? कनाडा की मिसाल हमारे सामने है। कनाडा के अंदर खालिस्तान तहरीक का जो सरबराह था, वो रहनुमा था, उसको आके कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया उसको, जिसके ऊपर कनाडा ने अपना एहतजाज किया। अमेरिकन पूरी लॉबी उनके साथ थी और बड़ी हद तक मामलात अमेरिका, इंडिया और कनाडा के दरमियान जो थे वो डिस्टर्ब हो गए थे, और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। ये सबको पता है कि ताल्लुकात की नौयत क्या हो गई थी, कितने हद तक वो खराब हो गए थे। पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आता है, कोई भी पड़ोस में से भी आता है, वो अटैक करके चला जाता है। मसला ये है कि सबको पता है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी इख्तलाफात के अंदर इस कदर फंसा हुआ है कि उनके पास रिएक्ट करने के लिए वो पावर, वो एनर्जी मौजूद नहीं है, या वो विल पावर मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए। अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए, मगर हमारी बदकिस्मती है
کہ ہمارے تمام انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اس وقت پولیٹیسائز ہو گئے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ سیاست کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, الیکشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جماعتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جو ہماری سرحدیں ہیں ان کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ ہمیں خدا نہ خاصہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ان کے میزائل آئے تھے تو پاکستان کے پاس اس کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے تھی, مگر میزائل آئے, وہ داغے گئے, یا پہ ہماری کیجولیٹیز ہوئیں, یا پہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے, اور پھر ہماری آنکھ کھلی اور ہم نے پھر احتجاج اپنا صرف ریکارڈ کرایا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مگر ایران کے ساتھ اگر یہ معاملہ زور پکڑ گیا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوا کہ اس کو روکا جا سکے. اور ویسے بھی ہمارے بڑے تحفظات رہے ہیں کہ ایران کے اندر سے دہشت گرد پاکستان کی سرزمین یعنی بلوچستان کے ذریعے سے اندر داخل ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ اور ہماری فارن منسٹری اپنا کیا مزید رسپانس شو کرتی ہے. دیکھتے ہیں, اور بھی مزید معلومات ابھی وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی انشاءاللہ. اگلے ویلاگ میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.